Hello my dear students. So today we will directly start the topic number 6.3 which is a work. सी बीच में जो टॉपिक हमने स्किप की वो एक्चुअली स्किप नहीं की, वो मैं बाद में ले लूँगा. अकॉर्डिंग टू मी अगर वर्क मैं पहले पढ़ाऊँगा तो चैप्टर आपके लिए समझना काफ़ी अच्छा रहेगा. व्हाट इज़ बेसिकली वर्क? सी वर्क हम जो डेली रूटीन लाइफ में सुनते हैं कि भाई मैंने आज वॉक किया, मैंने आज ऑफिस में बहुत वर्क किया, मैं आज बहुत कुछ होमवर्क किया लिखा, तो मैंने बहुत सारा वर्क किया. ये वर्क और फिजिक्स में जो वर्क हम यूज़ करते हैं दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग. फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स फ्रॉम विच बाय यूजिंग इट वी कैन डिफाइन द वर्क. कौन से पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जिसको यूज़ करके हम बता सकते हैं कि भाई ये वर्क है. कौन से केस में तुम बोल सकोगे भाई मैंने वर्क किया है और कौन से केस में तुम बोलोगे कि मैंने वर्क नहीं किया है. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क विच इज डिफाइंड इन फिजिक्स, नॉट द रूटीन वर्क. सो फिजिक्स सेज दैट, लेट्स हैव एन एग्जांपल. इफ इट इज अ ग्राउंड surface and the object M is lying over here. Imagine I am applying a force over here. Due to this force, my object is getting some of the displacement. Let's say this displacement is D. So physics says that work done means W. Work is nothing but it is a multiplication of two quantities, and the quantities are force and displacement, which is always in the direction of force. तो यहाँ पे F और D को समझना है. ये ऐसा नहीं कि force into displacement, no, it is a little bit different. F means force and D is a displacement of object in the direction of force. रेडी? तो मैंने यहां पे क्या लिखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मतलब यहां पे हमें डी कौन सा लेना है, वही डी लेना है कि फोर्स की डायरेक्शन में ही जो डिस्प्लेसमेंट हो वही डिस्प्लेसमेंट डी लेना है. सो इज दैट पॉसिबल कि कोई और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? हर बार तो हमें तो देखने से तो यही पता चलता है कि जो डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट उधर ही होगा. तो डिफाइन करने की क्या जरूरत है कि जो डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट. क्या ये पॉसिबल है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में हो? आप फोर्स लगाओ आगे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो पीछे, क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज 110% पॉसिबल. तो ये कौन से केसेस होते हैं? थोड़ा फॉर्मूला को और जनरलाइज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और वी कैन से कि यहां पे व्हील्स लगे हुए हैं, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है. और एक छोटा सा बच्चा है, वो ऐसे यहाँ पे टॉय को ऐसे थ्रेड लगाई है और वो ऐसे खींचा है. देखा होगा आपने भी, छोटे हो के तब किया होगा कि ऐसे लेके दौड़ता रहता है, चलता है. सो एक्चुअली द बॉय इज अप्लाइंग फोर्स ओवर हियर, बट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे. सो वर्क डन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ शुड बी इन द सेम डायरेक्शन. दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. हियर वी कैन सी द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. सो इन दैट केस ये दोनों के यहाँ पे मैं ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सपोज ये है, दोनों सेम ही हो, डायरेक्शन तो सेम ही ना, बस नीचे था, मैंने ऊपर ड्रॉ किया है. नाउ हियर वी कैन से my force is neither in the x direction nor in the y direction, it is the between the two axes. So in that case we can say the force is having two components. Let's imagine
द फोर्स इज मेकिंग एंगल थीटा ओवर हियर, तो ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा और ये वाला फोर्स बनेगा एफ साइन थीटा। रेडी? अगर मेरा ऑब्जेक्ट मीन्स माय टॉय, इफ माय टॉय इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एफ कॉस थीटा। इफ टॉय इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, देन वर्क डन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ, हम ऐसा इमेजिन करें कि ऑब्जेक्ट यहां पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हुआ, सो फोर्स और डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन के ही लेने के अकॉर्डिंग टू दिस, सो ये केस में वर्क डन हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डी। रेडी? समझ में आया? सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इट इज अ एफ डी cos थीटा, एफ डी cos थीटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो पढ़ा था ए बी cos थीटा मीन्स ए डॉट बी, सो इसको मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। अब ये केस में क्या फॉर्मूला था? एफ इंटू डी, सिंपली एफ इंटू डी। तो क्या ये फॉर्मूला गलत था ये वाला? नहीं, ये भी सही था। तो ये सही है कि ये सही है? लेट्स सी, यही मेन फॉर्मूला है। लेट्स राइट W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। वेट थीटा, हियर थीटा इज एंगल between f and d, here theta is a angle between f and d। तो यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में था, दोनों सेम डायरेक्शन में, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस जीरो। कॉस जीरो इज 1, इसलिए हमें सिंपली ये फॉर्मूला मिला था f इंटू डी। रेडी? सो ये वो कैसे कि फोर्स यहां लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या? यस, पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब देखो, सपोज W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, सपोज थीटा है 0, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है 0, एफ डी कॉस 0, वर्क डन मिला एफ डी। ओके, सपोज कुछ ऐसा हो रहा है कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ये कौन से केस है देखते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लो। सो ये केस में एफ और डी के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। सो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। तो ये केस में वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। रेडी? फोर्स यहां है और डिस्प्लेसमेंट यहां है, तो ये फोर्स की वजह से तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फोर्स यहां है। वर्क के लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? मे बी ये डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई अनदर फोर्स होगा, F2। हाँ, अगर ये फोर्स यहां पे मैं F2 लिखता तो वर्क डन 0 नहीं होता, बट मैंने फोर्स ये लिया और डिस्प्लेसमेंट ये लिया, इसलिए वर्क डन इज 0। But meaning is what? Work done of these force is 0. Ready? मान लो कि फोर्स ऐसे लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। ये भी पॉसिबल है। सारे केस एक्सप्लेन करूंगा कि ये ऐसा ऐसा कब पॉसिबल है। सो ये केस में एफ और डी के बीच में एंगल कितना बना? 180। सो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस 180। तो कॉस 180 होता है -1, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ डी। रेडी? वर्क डन क्या हो गया? माइनस एफ डी। अब 180 के बाद अगर नीचे ले जाओगे 270,
तो 270 के लिए भी 0 ही आएगा और वापस 360 हो जाएगा, 360 के लिए यही आएगा। मतलब वर्क की आपको तीन ही पॉसिबिलिटीज मिलती है। अगर आप एफ और डी का एंगल पूरा घुमाओगे ना तो या तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, या तो वर्क डन 0 मिलेगा, या तो वर्क डन नेगेटिव मिलेगा। 0 कब मिलेगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर है नीचे होगा तो भी ये एंगल कितना हो गया अभी 270, इसके लिए भी वर्क डन 0 होता है। रेडी? सो वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? वर्क डन इज पॉजिटिव ओनली when force and displacement both are in the same direction. Work done is negative जब force और displacement opposite direction में हो, and work done is 0 when force and displacement are perpendicular to each other. ये भी perpendicular ही हुआ ना, when the force and displacement are basically perpendicular to each other. Ready? So अब और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि भी वर्क डन जो है वो छोटा सा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में देखो तो आधे पेज का, बट ऐसा नहीं, शायद मे भी पूरा 30 मिनट हमारा वर्क डन में ही कंज्यूम हो जाए, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं दिया है, न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं उसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। नाउ इमेजिन कि ये ग्राउंड सरफेस है एंड यहां पे एक बॉल है, ठीक है। अब मुझे ये बॉल को ऊपर फेंकना है, सो ऑब्वियसली मैं कहां फोर्स लगाऊंगा? ऊपर। दिस इज द एफ फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मी, और मैं कौन हूं? I am the external agent, let's say. So this is, I will say this is the F external force given by some external agency which is us. हमने ये फोर्स दिया तो बॉल कहाँ गया? ऊपर। ओके, तो यहां पे कोई अगर ऐसा पूछे फाइंड work done by external agency, and second find work done by gravity. Always remember, object is moving towards upward. ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। चलो, तो पहला W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, हमारा जनरल फॉर्मूला। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, हमें किसका वर्क डन फाइंड करना है? एक्सटर्नल एजेंसी का। तो फोर्स किसका लिखेंगे? एक्सटर्नल एजेंसी का। तो एक्सटर्नल एजेंसी ने फोर्स कहां लगाया? ऊपर। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। So here force and displacement both are in same direction. So दो cos थीटा की जगह हो जाएगा cos 0 and cos 0 is 1. तो W is equal to F external into D. Ready? Means this work done is positive. Now find work done by gravity. तो फोर्स भी कौन सा लेना पड़ेगा? ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट डी। ऑब्जेक्ट हवा में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगेगा? ऑब्वियसली नीचे। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड बट माय ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अपवर्ड, मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और मैंने अभी तक देखा था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सो एंगल बिटवीन देम इज 180, सो वर्क डन इज नेगेटिव। सो ये केस में हमारा जो वर्क डन है एफ डी कॉस 180 हो जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस एफ जी इंटू डी। समझ में आ रहा है? रेडी?
चलो एक और ऐसा एग्जांपल कि जिसमें फोर्स राइट में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट पीछे हो रहा हो लेफ्ट में। इसके जैसे फोर्स नीचे लग रहा है फिर भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। यस, देयर इज अ केस। व्हेन यू आर मूविंग बाय अ कार और कार ऐसे जा रही, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ये डायरेक्शन में, एंड सडनली यू आर अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक मीन्स रिटार्डेशन फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो स्पीड कम कर रहा है। तो वो केस में हमारा जो फोर्स है वो पीछे लग रहा है, क्योंकि जो फोर्स स्पीड बढ़ाता है, फोर्स विच इंक्रीजेस द स्पीड, दैट मीन्स दैट फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। But if your force is decreasing the speed of object, means my force is acting opposite to the displacement, है ना। फ्रिक्शन कुछ भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे। फ्रिक्शन स्पीड को कम करता है, तो जो भी फोर्सेस स्पीड को कम करते हैं वो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक, व्हेन इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, योर वर्क डन इज नेगेटिव, बिकॉज फोर्स एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। रेडी? चलो अब आगे बढ़ते हैं। भाई ये केस कब पॉसिबल है? व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर हैविंग 90 डिग्री। चलो वो भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज माय ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। माय ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो ये केस में क्या पॉसिबिलिटी है? तो मैंने देखा था कि भी हर पॉइंट पे वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है? टेंजेंट की डायरेक्शन में। मींस हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। एंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज अ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर विच इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहां पे एफ और डी के बीच का एंगल 90 हो रहा है। यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये डायरेक्शन में है और फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो अगेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 बन रहा है। यहां पे देखने जाओ तो ऐसे फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस। सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई भी पॉइंट हो, अगर ये वाला भी पॉइंट ले लोगे तो भी फोर्स तो सेंटर में ही लगेगा। अगेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बना 90। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन इज ऑलवेज 0, एफ डी कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0, सो वर्क डन इज 0। अब यहां पे तो मैंने जो वर्क डन तुमको एक्सप्लेन किया, एक्चुअल में W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। सो वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे एंड थीटा पे। एफ चेंज होगा तो भी वर्क डन चेंज हो जाएगा, सिर्फ डी चेंज होगा तो भी वर्क डन चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज होगा तो भी वर्क डन चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहां पे तुमको इतना सारा जो एक्सप्लेन किया है, देखो ये पहला पेज, तो यहां पे मैंने आपको वर्क एंड फोर्स सेम डायरेक्शन में लेके एक्सप्लेन किया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लिया, फोर्स एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर लिया, 180 लिया, 270 लिया। और यहां पर भी बेसिकली हमने क्या किया है सेकंड पेज में, मैंने तो बस एंगल्स ही अलग अलग लिए ना। इसमें 180, सॉरी ये 0 एंगल, ये 180 एंगल है ना।
तो यहाँ पे 90 एंगल लिया इसमें। सो बेसिकली व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने इतना सारा वर्क डन पढ़ाया, तो मैंने तो इसमें सिर्फ एंगल्स ही चेंज किए हैं। मतलब मैंने अभी तो तुमको यही बताया कि थीटा चेंज करने से क्या होगा, पर वर्क डन तो एफ और डी पे भी डिपेंड करता है। सपोज, अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज अ मैन इज पुशिंग टू द वॉल, हियर अ मैन which is constantly pushing the wall, ready? अब कितना सारा वो फोर्स लगा रहा है, बहुत सारा, अपने दोनों हाथों से बॉडी सब कुछ लगा के फोर्स अप्लाई कर रहा है वो। बट माई वॉल इज नॉट मूविंग, माई वॉल इज नॉट मूविंग, उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस फोर्स कितना है, 0। तो F इंटू 0 इंटू कॉस थीटा, वर्क डन 0। सो रूटीन के हिसाब से कोई देखने जाओ तो अपने को क्या लगा है, बेचारा कितना काम कर रहा है, बट फिजिक्स क्या कहता है कि उसका वर्क डन 0 है। रेडी? चलो, समटाइम्स इट हैपन्स कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट फोर्स नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज देयर बट देयर इज नो फोर्स, वो केस में भी वर्क डन 0 हो जाएगा। कैसे? सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे जा रहा है ऑब्जेक्ट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी is constant, velocity is constant, velocity is constant means acceleration is 0, F is equal to ma, अगर acceleration 0 तो force भी 0, means अगर uniform velocity से कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, 0। so displacement is there, displacement is there, but ये displacement किसी फोर्स की वजह से नहीं हो रहा क्योंकि फोर्स तो 0 है। So eventually W is equal to 0 into d cos theta. So whole work done is 0. So in this case, in this chapter you have to read the question very carefully. और आपको समझना है कि क्या इसमें फोर्स 0 है, क्या ये फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, तो कहाँ हो रहा है, कितने एंगल पे हो रहा है। You have to check all the parameters to find the work done. Ready? Now यहां पे देखो वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट वैसे देखने जाओ तो F इंटू डी, तो न्यूटन इंटू मीटर, वर्क डन का एक यूनिट हुआ न्यूटन इंटू मीटर, बट उसका एक और यूनिट होता है विच इज अ जूल। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन फॉर्मूला हम चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ चुके हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 अगर आपको नहीं समझ में आया, डोंट वरी, ये चैप्टर्स ऐसे कि जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये पैरेलल में ही लेने पड़ेंगे। इसमें अगर गैप करके मैं चैप्टर 2 में जाऊँ पढ़ूंगा और वापस चैप्टर 6 में आऊँगा ना, तो 3, 4 के कंसेप्ट याद नहीं होंगे तो चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक इन अ सीक्वेंस। रेडी? चलो, सो आपकी बुक में वर्क डन जो है वो अच्छे से दिया हुआ है। टॉपिक नंबर 6.3 पेज नंबर 116, दिस इज द वर्क डन। यहां से लेके ये पूरा, ठीक है, जिसमें अलग अलग केसेस से डिफाइन किया हुआ है। देयर आर सम केसेस 1, 2, 3। यू हैव टू रीड ऑल द पैराग्राफ और द सेंटेंस, ऑल द केसेस। हो सकता है कि मेरे और इसके केस सेम हो भी सही, ना भी हो, कुछ केसेस कॉमन होंगे, कुछ इसने अपने घर के मतलब कुछ और केसेस दिए होंगे। ठीक है, यहां पे आपको एक दिया है ऑल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी। चलो, एक और चीज, वर्क का यूनिट जैसे जूल है ना, वैसे एनर्जी का भी यूनिट जूल ही होता है।
ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वर्क इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो मतलब कि आप अपनी एनर्जी उसको दे रहे हो। यहां पे हमने देखा था कि भाई हमने बॉल को ऊपर फेंका और फेंकने के लिए हमने कुछ वर्क किया है, क्योंकि फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, दैट मीन्स वर्क इज प्रेजेंट। और वर्क क्या है? वर्क इज नथिंग बट इट इज एनर्जी। तो आपने ये ऑब्जेक्ट को एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। आपने वर्क किया मतलब आपने एनर्जी दी है, ऑब्जेक्ट ने वो एनर्जी गेन कर ली, और गेन करके क्या किया? वही एनर्जी का यूज करके वो ऊपर जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर वर्क इज नथिंग बट इट इज अ एनर्जी। अब यहां पे आपको ऊपर टेबल नंबर 6.1 दिया है, उसमें क्या दिया है? चलो, वर्क का ऐसा यूनिट होता है तो न्यूटन इंटू मीटर और जूल, ये ऐसा यूनिट है। बट सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, और वो है अर्ग, ERG। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, और वो होता है 10⁻7 जूल। मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। फिर वर्क, ये वर्क लिखो या एनर्जी लिखो, वर्क और एनर्जी दोनों सेम ही हुआ। अब जब भी मैं वर्क बोलूँ आपको पैरेलल में एनर्जी समझ ही लेना है, ठीक है? तो वर्क या एनर्जी का सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, और 1 अर्ग होता है इतने जूल। चलो, एक और यूनिट होता है वर्क या एनर्जी का, वर्क एंड एनर्जी दोनों का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ईवी। याद रखो 1 ईवी की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर, 1 कैलोरी, CAL। हम जो खाते पीते और भागते, आज मैंने इतनी कैलोरी गेन कर ली, ये अभी फैशन चल रहा है कि ओहो कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, ओहो मैं तो मोटा हो गया। सो वो कैलोरी मतलब एनर्जी बर्न कर रहे हो। बर्गर खा रहे हो मतलब बहुत सारी कैलोरी कंज्यूम की, मतलब बहुत सारी एनर्जी आ गई, तो एनर्जी बर्न भी करनी पड़ेगी, वरना वो एनर्जी फैट और शुगर में कन्वर्ट होके तोंद बन जाती है, प्योर हिंदी में। सो 1 कैलोरी मतलब कितनी एनर्जी होती है? 4.186 जूल। अप्रोक्सीमेटली आप 4.2 जूल भी लिख सकते हो इसको। अगेन इट्स इज इंपॉर्टेंट, ये सब याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में इसके यूज होंगे, इसका यूज होगा। देन 1 किलो वॉट आवर, KWH, किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर ये भी वर्क या एनर्जी का ही यूनिट है, और ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये भी याद रखना है, मोस्ट हैप्पी। ये जो है वो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर में बाद में आएगा, ये कैसे आया मैं प्रूव भी करवाऊंगा। बट इतने तो समहाउ आपको याद रखने ही पड़ेंगे, रखने ही पड़ेंगे, ठीक है? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम इसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ो पूरा वर्क डन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन द थियरी पोर्शन ऑफ वर्क, you can message me. Don't ever hesitate to ask the questions. Thank you very much, my dear students.